नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम मृदा संसाधन संरक्षण के अंतर्गत मृदा अपरदन के कारकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रकृति की शक्तियों के द्वारा मृदा का इतनी तीव्र गति से निष्कासन होने लगे कि उसकी पूर्ति मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं द्वारा ना हो सके तो इस स्थिति को मृदा क्षय कहते हैं। अर्थात मृदा के निर्माण की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, अगर उसके द्वारा मृदा का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो उस प्रकार की दिशा में मृदा क्षय की क्रिया सक्रिय रूप से होने लगती है। मृदा के 1 इंच मोटे स्तर को निर्मित होने में लगभग 500 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। पृथ्वी तल पर मृदा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ है। पृथ्वी का लगभग सभी प्रकार का जीवन मृदा पर निर्भर रहता है। मृदा भूपृष्ठ पर एक ऐसी परत के रूप में स्थित है जिसका निर्माण चट्टानों एवं जैव पदार्थों के अपघटन एवं विघटन के उपरांत होता है। अपघटन के अंतर्गत चट्टानों की टूट फूट होती है तथा विघटन के अंतर्गत चट्टानों का वियोजन होता है, जिसमें रासायनिक प्रक्रिया, कार्बोहाइड्रेशन प्रक्रिया एवं ऑक्सीकरण की प्रक्रिया प्रमुख होती है। इसके निर्माण में चट्टान की भूमिका मूल पदार्थ की होती है, अर्थात मृदा की जो मूल प्रकृति का निर्माण होता है वह उस स्थान की चट्टान की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा जलवायु, वनस्पति, धरातल की प्रकृति व समय अन्य महत्वपूर्ण सहायक तत्व होते हैं। अर्थात चट्टान के अलावा जलवायु, वनस्पति, धरातल की प्रकृति तथा समय, ये सभी अन्य महत्वपूर्ण कारक होते हैं मृदा के निर्माण में। मृदा जीवमंडल में ऊर्जा एवं पदार्थों के स्थानांतरण मार्गों के लिए एक माध्यम का कार्य करती है। यह पोषक तत्वों के जैविक संगठकों द्वारा चक्रण व पुनःचक्रण में भी सहायता करती है। मृदा संसाधन विभिन्न जातियों एवं किस्मों के जीवित जीवों के लिए अनुकूल आदर्श पर्यावरणीय दशाएं एवं आवास प्रदान करती है। अर्थात विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए मृदा एक आवास का कार्य करती है। प्राकृतिक पर्यावरण अवनयन के रूप में जब मृदा अपरदन होने लगता है तो संपूर्ण उपरोक्त क्रिया बाधित होकर पर्यावरण को अवक्रमित कर देती है, अर्थात उसके संतुलन को बिगाड़ देती है। अपरदित क्षेत्र बंजर या कृषि के अयोग्य हो जाते हैं। साथ ही अधिक मृदा अपरदन से वनस्पति आवरण भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार मृदा, जो कि पृथ्वी के धरातल की एक ऊपरी परत होती है, जिसकी 1 इंच मोटी स्वस्थ परत को निर्मित होने में लगभग 500 से 1000 वर्ष का समय लगता है। इसके अलावा प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मृदा के निर्माण की प्रक्रिया जब पूरी नहीं हो पाती है तो उस प्रकार की दशा में मृदा क्षय होने लगता है, या इस प्रकार की प्रक्रिया को मृदा क्षय कहते हैं। इसके पश्चात ऐसे कौन से प्रमुख कारक हैं जो मृदा को अपरदित करते हैं, जिसमें भूवैज्ञानिक अपरदन, जलीय अपरदन, वायु अपरदन, समुद्री अपरदन, मानवीय क्रियाओं द्वारा अपरदन एवं विशेषीकृत अपरदन प्रमुख है। जिसमें सबसे पहले भूवैज्ञानिक अपरदन। भूवैज्ञानिक अपरदन में या ये कहें कि भूवैज्ञानिक अपरदन के अंतर्गत मानवीय प्रभाव नहीं होता है। भूवैज्ञानिक मृदा अपरदन को सेलों के प्रकार, निक्षेपण क्रिया, उत्थान क्रिया के साथ ही वहाँ की भू आकृति विशेषताएं प्रभावित करती हैं। अर्थात भूवैज्ञानिक अपरदन के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं की कोई भी भूमिका नहीं होती है। इसके अंतर्गत चट्टान की संरचना प्रमुख भूमिका अपरदन के रूप में निभाती है। उसके पश्चात जलीय अपरदन। जलीय अपरदन के अनेक रूप हैं, जिसमें वर्षा बूंद द्वारा अपरदन, परत अपरदन, नलका अपरदन, अवनलका अपरदन तथा सरता तटीय अपरदन। जलीय अपरदन जल द्वारा मृदा अपरदन,
तीन रूपों में प्रमुख रूप से परिलक्षित होता है या दृष्टिगत होता है। प्रथम केवल कणों के रूप में, द्वितीय अलग अलग कणों के रूप में धरातल पर मिट्टी का बहाव होना, तथा तृतीय रूप में कण जो मिट्टी के हैं वो अन्य नवीन स्थल पर जाकर निक्षेपित हो जाते हैं, जैसे जलोढ़ मृदा। जलीय मृदा को सबसे पहले वर्षा बूंद अपरदन द्वारा समझते हैं। वर्षा की प्रकृति धीमी धीमी या जब रुक रुक कर होती है तो मृदा की ऊपरी सतह ढीली होकर अपरदित होने लगती है। यह अपरदन ढाल से प्रभावित नहीं होता है एवं मैदानों में भी प्रमुख रूप से यह प्रभावी रहता है। अर्थात जब ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वर्षा की गति धीमी होती है तथा वर्षा बूंदों के रूप में होती है, तो वहाँ पर क्रमिक रूप से धीरे धीरे मृदा की ऊपरी परत ढीली हो जाती है तथा वहाँ पर मृदा अपरदन होने लगता है। उसके पश्चात परत अपरदन, जल द्वारा मृदा की ऊपरी परत का अपरदन करना परत अपरदन कहलाता है या फलक अपरदन कहलाता है। यह अपरदन नदियों के तलीय भाग या बाढ़ के मैदानों की ऊपरी सतह पर प्रमुख रूप से जल द्वारा होता है। अधिकांश बाढ़कृत मैदानों की मृदा जब जल के फैलाव के कारण अपरदित होने लगती है तो वहाँ पर परत अपरदन की प्रक्रिया दृष्टिगत होती है। यह पतली परत के रूप में स्थित होती है। इसका प्रमुख कारण छपछपाव की क्रिया के द्वारा, या ये कहें कि धीरे धीरे परत के रूप में मिट्टी के कटाव के कारण होता है, जिसमें वर्षा की बूंदों के एक अंतराल पर गिरने से मृदा का आवरण ढीला होकर अपरदित होने लगता है। तो इस प्रकार परत अपरदन मृदा की ऊपरी सतह पर से परत के रूप में कटाव से जाना जाता है। उसके पश्चात नलिका अपरदन। नलिका अपरदन सरता की विभिन्न विभिन्न छोटी छोटी धाराओं के प्रवाहित होने से ऊपरी सतह से महीन एवं चिकने कण जो मृदा के होते हैं वो अपरदित हो जाते हैं। जब नदी अपनी परिपक्व अवस्था में छोटी छोटी जलधाराओं में बट जाती है तो दूसरी ओर अनेक जलधाराएं भी जब एक दूसरे से मिल जाती हैं तो अपरदन की यह प्रक्रिया संपन्न होने लगती है। नलिका अपरदन दक्षिण भारत की वर्टिसोल मृदाओं में अधिक देखने को मिलता है। अर्थात नलिका अपरदन जब कोई नदी होती है तो वह जब छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है तो उसके द्वारा जब वो छोटी छोटी शाखाएं नदी की मृदा का अपरदन वर्टिकल रूप में या लंबवत रूप में करती हैं तो उस प्रकार की प्रक्रिया को नलिका अपरदन कहते हैं। उसके पश्चात है अवनलिका अपरदन। अवनलिका अपरदन नदी की क्षुद्र सरताएं द्वारा होता है। जब नलिका अपरदन पर नियंत्रित नहीं किया जाता है तो वह पृष्ठ सतह पर पहुंच जाती है एवं एक अवनलिका का रूप धारण कर लेती है। ये अवनलिकाएं विस्तृत होकर स्थायी हो जाती हैं तथा इन पर वनस्पति का आवरण विकसित हो जाता है। अवनलिका अपरदन के पश्चात जलीय अपरदन का जो अगला रूप है वो है सरता तटीय अपरदन। यह अपरदन सरताओं के तीव्र प्रवाह के उपरांत होता है। यह तटीय भागों में अधिक प्रभावी रूप से देखने को मिलता है। सरता तटीय अपरदन घाटी को चौड़ा करने के उपरांत अधिक होता है। यह नदी के सर्पिलाकार अवस्था में भी होता है। सरता तटीय अपरदन जो कि नदी की छोटी छोटी सरताएं होती हैं उनके तीव्र प्रवाह के कारण होता है। जलीय अपरदन के पश्चात मृदा अपरदन का जो अगला रूप है वो है वायु अपरदन। वायु शक्ति द्वारा मृदा कणों को काटकर या प्रवाहित कर कर निक्षेपित करने की प्रक्रिया को वायु अपरदन कहते हैं। वायु अपरदन से पर्यावरण वृहद स्तर पर विकृत हो जाता है। इस क्रिया द्वारा मृदा का ह्रास, मृदा गठन में परिवर्तन, पोषक तत्वों का ह्रास, उत्पादकता में ह्रास अर्थात उत्पादकता में कमी, वायु प्रदूषण तथा तलछट का निक्षेपण होने लगता है। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में
विस्तृत रूप से सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होने वाली गर्म पवन, जिसे अरमट्टान के नाम से जाना जाता है, वायु प्रदूषण की काफ़ी मात्रा पैदा करती है, क्योंकि यह पवन अपने साथ सहारा मरुस्थल से रेतीली मृदा को उड़ाकर या रेतीली मृदा के कणों को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। ऐसा ही पश्चिमी यूरोप में चलने वाली हवाओं के द्वारा होता है। अपने यहाँ राजस्थान में ग्रीष्मकाल के समय थार के मरुस्थल में चलने वाली लू पवन भी एक तरह से मृदा अपरदन का जो रूप है वायु अपरदन द्वारा, उसके द्वारा वायु प्रदूषण को भी जन्म देती है। वायु अपरदन खुले मैदानों एवं मरुस्थलों में अधिक होता है। वायु अपरदन में जलवायु की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मरुस्थलीय भागों में अपक्षण की क्रिया को जलवायु ही नियंत्रित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु अपरदन हेतु तलछट उपलब्ध होती है। वायु अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों में मृदा की प्रतिरोधक क्षमता, सतही कटक, वर्षा की मात्रा, वनस्पति का आवरण आदि सभी महत्वपूर्ण कारक हैं, जो कि वायु अपरदन को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं। वायु अपरदन के पश्चात जो अपरदन का अगला रूप है वो है समुद्री अपरदन। समुद्र तटवर्ती भागों में समुद्री लहरों द्वारा अपरदन होता है। तटीय भागों में स्थित झीलों तथा नदियों का भी इसमें प्रभाव रहता है। समुद्र तटों पर लहरों द्वारा अपरदन के उपरांत नवीन प्रकार की भू आकृतियाँ बन जाती हैं। कई तटीय क्षेत्र तरंगों द्वारा जल प्राप्त कर दलदल के रूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं। पानी की तीव्र गति से बार बार स्थल की ओर आने वाली लहरें तट पर गहरी नालियों का निर्माण कर देती हैं, जो कि एक तटीय अपरदन का ही रूप है। तटीय या समुद्री अपरदन सागरी जल में गति के कारण होता है। यह गति सागरों में प्रवाहित होने के वाली पवन के घर्षण के द्वारा उत्पन्न भयानक तूफान, नदियों द्वारा तट के कटाव, भूकंप, ज्वार भाटा आदि सभी प्रक्रियाओं के द्वारा समुद्री अपरदन की प्रक्रिया संपन्न होती है। समुद्री जल के कारण तटवर्ती मृदाएं लवड़ी हो जाती हैं, क्योंकि समुद्री जल खारा होता है। जब वह जल तीव्र गति से आकर लहरों के रूप में तट पर जमा हो जाता है तो वहाँ पर दलदलों का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण वहाँ की मृदा लवड़ी हो जाती है। अतः समुद्री अपरदन भी पर्यावरण अवनयन में सहयोग करता है। इसके पश्चात अपरदन का जो अगला रूप है वो है मानवीय क्रियाओं द्वारा अपरदन। मानव अपने द्वारा प्रयोग किए गए वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक कारकों से मृदा अपरदन को तीव्र गति प्रदान करता है। इसके अलावा अविवेकपूर्ण रूप से की गई कृषि पद्धतियाँ या अपनाई गई कृषि पद्धतियाँ, भूमि का गलत उपयोग, फसलों की लगातार पुनरावृत्ति करना, अनियंत्रित पशुचारण तथा अविवेकपूर्ण तरीके से वनों का कटाव आदि सभी मानवीय क्रियाएं अपरदन के कारकों को जनित करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा अपरदन होता है। इसी प्रकार देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर या स्थानीय स्तर पर मानवीय क्रियाओं के द्वारा मृदा अपरदन में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। इसके कारण वर्तमान समय में मानवीय क्रियाओं पर रोक लगाने की विशेष ज़रूरत है, जिससे कि अपरदन को रोका जा सके। तो इस प्रकार मृदा को अपरदित करने वाले प्रमुख कारकों में भूवैज्ञानिक अपरदन, जलीय अपरदन, वायु अपरदन, समुद्री अपरदन, मानवीय क्रियाओं द्वारा अपरदन प्रमुख हैं। अगले वीडियो में हम मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।